नमस्कार दोस्तों पहली बार भारत अपने न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी में इतना बड़ा बदलाव करने जा रहा है। देखिए, आप सबको याद होगा पिछले साल सरकार शांति बिल लेकर आई थी और ये कहा जा रहा था कि अब यहाँ पर जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन है वो प्राइवेट सेक्टर फॉरेन प्लेयर्स के लिए ओपन तो किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर जो रूल्स वगैरह हैं वो निर्धारित नहीं किए गए थे। अब आप देख पाओगे यहाँ पर जो ड्राफ्ट रूल्स हैं वो जारी किए गए हैं। आप देख सकते हो खबर, इंडिया ओपन्स न्यूक्लियर सेक्टर टू प्रूवन फॉरेन टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, प्रूवन का मतलब क्या है, और स्पेशली बोला जा रहा है कि जो रशिया है उसको इससे काफी फायदा हो सकता है। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए आज एआई का जमाना आ गया। आप सब जानते हैं स्किल के बिना कुछ भी नहीं है, और इसी को देखते हुए स्टडी आईक्यू ने आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि आप सभी को एक अच्छा जनरेटिव एआई कोर्स दिया जा सके। और इसको अगर आपको अवेल करना है तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 10 वीक्स की क्लासेस होंगी, 20 लाइव सेशंस होंगे, हर एक सेशन 3 घंटे का होगा, तो कुल मिलाकर 60 आवर्स की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। और ये जो बैच है दोस्तों 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस इट अगर आप एआई बैच लेना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि भारत जो है अब कोशिश ये कर रहा है कि अभी तक जो पूरा न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर स्टेट कंट्रोल था, मतलब गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था 100%, अब यहां पर प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन को अलाउ करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, इसको लेकर लाइसेंसिंग, सेफ्टी, बहुत सारे मामले सामने आ जाते हैं जिसको सरकार को एक्सप्लेन करना था। और इमीडिएटली क्या हुआ है कि जो पिछले साल सरकार ये शांति एक्ट लेकर आई थी, उसका जो ड्राफ्ट रूल्स है फाइनली वो सरकार ने जारी किया है। और बेसिकली इसकी वजह से एक लीगल फाउंडेशन बनेगा न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के अंदर। पहले एक चीज समझने की कोशिश करिए, इतने दशकों तक भारत जो है न्यूक्लियर पावर सेक्टर को पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखी थी। इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा, भेल हो गया, बाकी के कोई गवर्नमेंट जो कंट्रोल एंटिटीज हैं, और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड। इनफैक्ट ये वाला जो नया रूल आ रहा है इसमें और ज्यादा कंट्रोल इनको दिया जाएगा। तो प्राइवेट कंपनीज जो हैं, पहले अभी तक क्या होता था, सिर्फ सप्लाईज में, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में और भी कुछ थोड़े बहुत एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करती थी। लेकिन जहां तक न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने की बात है, उसको ओन करने की बात है, वो अभी तक प्राइवेट प्लेयर्स के लिए नहीं था। और ये जो पूरा सब कुछ चल रहा था अभी तक, वो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत चल रहा था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसमें एक बड़ा बदलाव तब हुआ जब पिछले साल सरकार शांति एक्ट 2025 लेकर आई, जिसकी वजह से प्राइवेट एंटिटीज और जो फॉरेन की कंपनीज हैं वो अब यहां पर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अच्छा, ये शांति एक्ट एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं। शांति का मतलब है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये बेसिकली एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, जिसके अंदर कई सारी चीजें आएंगी। बेसिकली ये जो नया एक्ट सरकार लेकर आई थी, ये पुराना वाला जो कानून है उसमें बदलाव किया जा रहा है, जो 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट है और 2010 का सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है। और ऑब्जेक्टिव यहां पर यही है कि देखो, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है, बेसिकली जो स्ट्रैटेजिक लिबरलाइजेशन की हम बात करते हैं ना, वो सरकार करना चाहती है। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि प्राइवेट कैपिटल आए, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार का मानना है कि वो कितना पैसा लगाएगी इसमें। टेक्नोलॉजी चाहिए जो अभी इंडिया के पास शायद नहीं है, एक्सपर्टाइज चाहिए, बट विदाउट गिविंग अप कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर सेफ्टी सिक्योरिटी। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, न्यूक्लियर का मामला आ जाता है तो बहुत सारे कंसर्न आते हैं मन में। तो सरकार ये कह रही है कि देखो, हम कुछ चीजें ओपन कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी पर हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन तो रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो ओवरसाइट है, उसका जो पूरा रेगुलेशन है, वो गवर्नमेंट का ही रहेगा। अच्छा, सवाल यहां पर यह आता है कि सरकार को प्राइवेट पार्टिसिपेशन चाहिए ही क्यों? देखो, अल्टीमेटली क्या है ना, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें एनर्जी नीड्स की आवश्यकता है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि 2047 तक 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी भारत के पास आ जाए। और भारत के पास आई थिंक अभी प्रेजेंटली आप देखोगे 8 से आई थिंक 8 गीगावाट के आसपास सिर्फ है जो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी है। तो भारत के सामने सिंपल एक जो प्रॉब्लम है वो यही है कि क्या गवर्नमेंट अकेले ये सारी चीजें कर सकती हैं? प्रॉब्ली नॉट।
नॉट। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसमें आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए, लॉन्ग कंस्ट्रक्शन पेलोड्स चाहिए, स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं। तो सेक्टर को ओपन करने का मतलब जो प्राइवेट कैपिटल है वो तो आएगा, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं वो भी भारत को मिल सकेगा। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये है कि चलो प्राइवेट तो हम समझ गए, तो हम फॉरेन के कंपनीज को क्यों इनवाइट कर रहे हैं? देखो यहाँ पर बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात आ जाती है टेक्नोलॉजी की। बहुत सारे देश हैं जैसे फ्रांस, रशिया, यूएस, साउथ कोरिया, जापान, इनके पास बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं जो शायद अभी भारत के पास नहीं है। अभी तक आप भारत की कैपेबिलिटी अगर देखोगे तो हमारा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पर है। बाकी चीज़ों पर अभी उतना ज़्यादा हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो अगर हम फॉरेन प्लेयर्स को अलाउ करते हैं तो इससे टेक्नोलॉजी आएगी, फॉरेन टेक्नोलॉजी आएगी, प्राइवेट कैपिटल आएगा। जो फ्रेमवर्क है दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो सरकार नया ड्राफ्ट रूल्स लेकर आई है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, उसमें कौन सी सबसे बड़ी चीज़ें हैं? देखो यहाँ पर सरकार बेसिकली ये कह रही है कि फॉरेन रिएक्टर डिजाइंस विथ प्रूवन ओवरसीज ऑपरेटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दे कैन बी कंसिडर्ड। मतलब जिनका प्रूवन रिकॉर्ड है पहले फॉरेन कंपनीज का, सिर्फ वही भारत में न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भारत ये नहीं कह रहा है कि कोई भी फॉरेन की कंपनी हो, मान लो 2 महीने पहले कोई बनी हुई कंपनी है न्यूक्लियर कंपनी, वो आके भारत में न्यूक्लियर, मतलब ये तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बन जाएगा ना भारत। तो हम वो नहीं कह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर जो प्रूवन टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी स्क्रूटनी, इंडियन भारत की लाइसेंसिंग पॉलिसी, सेफ्टी ओवरसाइट, इन सारी चीजों को साथ लेकर सरकार जो है न्यूक्लियर प्लांट को एस्टैब्लिश करेगी भारत में। अच्छा, सवाल यह आता है कि प्रूवन ओवरसीज ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब क्या और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, मान लो कोई फॉरेन कंपनी है, जैसे मान लो अगर वो रिएक्टर ए लगाती है, वो एक्सपेरिमेंटल है, अभी तक कमर्शियली ऑपरेट नहीं हुआ है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी रिकॉर्ड उतना है नहीं, लेकिन वहीं दूसरा रिएक्टर है जो पहले से ऑपरेट कर रहा है दुनिया में, यहां पर उसका सेफ्टी रिकॉर्ड भी अच्छा है, डेटा अभी अवेलेबल है हमारे पास कि अभी तक कैसे उसकी चीजें चली हैं। तो जाहिर सी बात है हम सेकेंड रिएक्टर को चूज करेंगे रादर देन चूजिंग द फर्स्ट वन, एंड इसी को आप कह सकते हैं प्रूवन ओवरसीज ट्रैक रिकॉर्ड। सो दैट इज व्हाई इंडिया इज ट्राइंग टू अवॉइड बिकमिंग अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर अनप्रूवन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या जो फॉरेन पार्टिसिपेशन होगा, मतलब जो फॉरेन कंपनीज आएंगी, क्या वो फ्रीली न्यूक्लियर प्लांट्स को ऑपरेट कर पाएंगी? देखो, रिफॉर्म को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि भारत पूरी तरह से न्यूक्लियर पावर को प्राइवेटाइज कर रहा है। मतलब जो सिस्टम है वो अभी भी कंट्रोल रहेगा। शांति जो फ्रेमवर्क है उसमें आपको लाइसेंसिंग चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, हर एक स्टेज पे ये चाहिए होगा। मैं आपको इनफैक्ट आगे दिखाऊंगा कि कितने सारे स्टेजेस हैं यहाँ पर और किस तरह से कभी भी सरकार चाहे तो उस कंपनी को रोक सकती है। इनफैक्ट लोकसभा में एक रिस्पॉन्स भी दिया गया था मार्च 2026 में, जहां पर यह बताया गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है वो रूल्स और रेगुलेशंस के फ्रेम करने के बाद ही होगा, और जो हमारी एफडीआई पॉलिसी है उसके तहत ये सारी चीजें गवर्न की जाएंगी। अच्छा, टाइट रूल्स का मतलब क्या है? जैसा मैं आपको बता रहा था कि मल्टी स्टेज रेगुलेटरी अप्रूवल सिस्टम होगा। मतलब एक एक स्टेप पर सरकार यहां पर लाइसेंस देगी। जैसे मान लो पूरा जो प्रोजेक्ट है बनाने में, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल के बाद साइट डिजाइन इवैल्यूएशन, कंस्ट्रक्शन अप्रूवल, फिर कंस्ट्रक्शन होगा, टेस्टिंग कमीशनिंग हो गया, फ्यूल लोडिंग हो गया, ऑपरेशन हो गया। तो ये आप देख रहे हो ना, हर एक स्टेज पर जो कंपनी है उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो कर पाएगी कोई चीज। और अल्टीमेटली ऐसा नहीं है, मान लो अगर एक बार पावर प्लांट ऑपरेट हो भी गया, सरकार ने अप्रूवल दे दिया, तो क्या इसका मतलब यह है कि लाइफ टाइम के लिए हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, एक बार लाइसेंस दे दिया तो बस चलते जा रहा है। अब सरकार भी कितना ध्यान देती है, नहीं देती है। आजकल थोड़ा बहुत चल रहा है, महाराष्ट्र वगैरह में आपने देखा होगा, तुकाराम मुंडे जी जो है वो लगे हुए हैं कि सफाई रहे, चीजों को रहे। बट अल्टीमेटली यहाँ पर न्यूक्लियर की बात है ना, लोगों के जीवन का सवाल है। तो यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि जो लाइसेंसिंग दे दिया गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए हो गया। अल्टीमेटली पूरे लाइफ टाइम के दौरान जब तक वो पावर प्लांट चल रहा है, हर एक प्रॉपर समय में उसकी इंस्पेक्शन होगी, सरकार से आपको फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इसमें रोल आ जाता है एईआरबी का, दैट इज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो शांति एक्ट लाया गया है उसमें इसको भी पूरी तरह से रिफॉर्म किया जा रहा है। पहले क्या हो रहा था कि कंसर्न्स यहाँ पर यही था कि एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट हो गया तो उसके ऊपर ध्यान कौन देगा। तो जो शांति फ्रेमवर्क है उसमें एईआरबी को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। तो बेसिकली आप देखोगे तो इस तरह का फ्रेमवर्क रहने वाला है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी
एनर्जी है वो पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करेगी। जो प्राइवेट और पब्लिक ऑपरेटर्स हैं वो न्यूक्लियर प्लांट को चलाएंगे, लेकिन जो AERB है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, वो लगातार 24/7 सेफ्टी और रेगुलेशन पर ध्यान देगी। यहां पर इसकी वजह से होगा क्या कि हर एक का अपना अपना रोल बन गया और इसमें AERB अच्छे से फोकस कर पाएगी। अच्छा, सवाल यहां पर यह है कि जो कंटिन्यूअस सेफ्टी रिव्यू है वो इतना मैटर क्यों करता है? जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं कि कुछ घटना भी हो गई तो चलो एक बार चल जाती हैं चीजें। ये एक एक जो पावर प्लांट बनता है तो 40 से 60 वर्ष तक वो चलता रहता है, उसके बाद भी चलता रहता है। और इस पूरे पीरियड के दौरान जाहिर सी बात है, जो पहले आपने इक्विपमेंट फिट किया है उस पावर प्लांट में वो भी तो पुराना होगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, सेफ्टी स्टैंडर्ड इवॉल्व होंगे, नए रिस्क इमर्ज हो सकते हैं। तो दैट इज वाई जो रेगुलेटर्स हैं वो लगातार इसके ऊपर फोकस करेंगे। और ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में बार बार यही कहा गया है कि हर एक स्टेज पर इंटरवेंशन किया जाएगा और सरकार को अगर लगता है कि कहीं पर भी खामियां हैं, कोई भी दिक्कत है, तो उसको फिर सरकार रोक सकती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर रशिया को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। देखो क्या है ना कि अब जो भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेंगे, बताया जा रहा है वो छोटे लेवल वाले बनेंगे, जिसको हम कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेसिकली डिजाइन ऐसे किया जाता है कि उसकी कैपेसिटी कम होती है कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ये और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो जाता है, मल्टीपल लोकेशंस पर आप इजीली उसको फिट कर सकते हो और बड़े स्केल पर आप इसको ले जा सकते हो। जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसमें आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले के जो अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांट बने हैं वो बहुत बड़े साइट पर बनते हैं, मैसिव कंस्ट्रक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होता है, लॉन्ग कंस्ट्रक्शन पीरियड लगता है। लेकिन जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वाले पावर प्लांट्स हैं उसका स्टैंडर्डाइज डिजाइन होता है, छोटे यूनिट्स होते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और उसको हम जल्दी से डिप्लॉय भी कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई अब सरकार फोकस ये कर रही है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वाले प्लांट्स को लगाया जाए। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि रशिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे, वैसे मैं आपको बता दूं, भारत भी अपना इंडिजिनियस डिजाइन तैयार कर रहा है। अभी 2023 में ही यहाँ पर 5 इंडिजिनियस जो स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनको सरकार ने आइडेंटिफाई किया। 20,000 करोड़ रुपए का सरकार बजट भी लगाई है और बार्क ने यहाँ पर करीब 3 ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर वर्क कर रहा है, जैसे भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो कि 220 मेगावाट का डिजाइन है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 55, ये 55 मेगावाट का है। तो भारत भी इसको लेकर काम कर रहा है, लेकिन रशिया ऑलरेडी इसको ऑपरेट कर चुका है। 2020 में अगर आप देखोगे जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, रशिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इससे, वो रशिया के आर्कटिक रीजन में जाती है। तो यहां पर यही हो जाता है कि आप अभी डिजाइनिंग लेवल पर हो, आप अभी उसको लेकर काम कर रहे हो, लेकिन रशिया ने तो उसको डिप्लॉय भी कर दिया, उसका सेफ्टी चेक भी कर दिया अच्छे से। और यहां पर रशिया और यूएस का भी रोल आ जाता है, क्योंकि कई लोग सवाल ये कर सकते हैं कि भाई यूएस तो सबसे एडवांस्ड है न्यूक्लियर पावर की, अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी में, तो यहां पर बात क्या है ना कि जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उसमें तो चलो यूएस जो है उसका अच्छा खासा आपको इतिहास देखने को मिलेगा, लेकिन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में अभी भी यूएस पीछे है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में अगर आप देखोगे अभी वो चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, लाइसेंसिंग कर रहा है, सर्टिफिकेशन कर रहा है। एंड इसीलिए बोला जा रहा है कि इसकी वजह से रशिया को ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत ने पहले ही बोला है, जैसा मैंने बताया, कि जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उन्हीं हम न्यूक्लियर कंपनीज को, पावर प्लांट कंपनीज को वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है भारत के न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी में वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा फिसाइल मटेरियल न्यूक्लियर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है? बेसिकली आपको पहचानना है कि इसमें फिसाइल मटेरियल कौन कौन सा है, ठीक है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम 232 या फिर प्लूटोनियम 239। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी IQ ने मद्रास IIT के साथ कोलैबोरेट करके ये जनरेटिव AI कोर्स लाया है आपके लिए बेस्ट, ताकि जो ओवरऑल AI की समझ है, AI का अगर आपको इस्तेमाल करना है वो आप ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको और डिटेल मिल जाएगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।